नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मैं इस समय सिविल लाइन क्षेत्र में खड़ा हूं। आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से लोग यहाँ पर जो है चुनाव चर्चा कर रहे हैं और 2022 के चुनाव को लेकर के ये रणनीति बना रहे हैं कि किसको जिताना है, कैसे क्या कार्य करना है, जो विधायक मेरे क्षेत्र में आएगा क्या कार्य करेगा और जो अभी तक कार्य हुए हैं वो कैसे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे। आपकी चुनाव किस तरह रहेगा 2022 का? जी, अब की बार तो जो है शुभम श्रीवास्तव को यहाँ से आम आदमी पार्टी से हम लोग जिताना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए और जो है अच्छी शिक्षा हो और रोड अच्छी बने, यहाँ की सड़कें, और क्या कहते हैं हर महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेगा और दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 5 साल जो वर्तमान काल में सरकार रही कैसी रही, क्या रहा कार्य उसका? कितना महंगाई आ गई, आप सब लोग तो जानते ही हैं, देखा है। देखिए सर, चलिए बताइए क्या रहा? देखिए सर, 5 साल जिसकी भी सरकार रही, हमारे घर तक वो लोग नहीं आए। ठीक है, वो जनता इतनी परेशान रहती है, वो जनता के पास नहीं आते हैं। आधी से ज़्यादा जनता जानती नहीं है कि हमारा विधायक कौन है। ठीक है, और शिक्षा की हालत बहुत बेकार है। रोज़गार के लिए इन लोग परेशान हैं। कोरोना काल में कितने परेशान हुए, कितने लोगों का रोज़गार चला गया, लोग परेशान हैं। तो वहाँ आकर यहाँ की सरकार उनके पास नहीं जाती है। लोग, शिक्षा कितनी ख़राब है और अस्पताल में मरीज़ कितने परेशान रहते हैं, वहाँ सही इलाज नहीं पहुँच पाता है। तो इस बार अगर वोट दिया जाएगा तो जो कैंडिडेट चाहता है कि हमें जनता वोट दे, उसे बताना होगा कि 5 साल हमने क्या काम किया है। तो उसके बाद उसको और बताना होगा कि हम अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो हम और क्या काम करेंगे। तो ऐसे इंसान को जनता वोट देगी। लेकिन केवल झूठे वादे और ये सब करके इस बार अब ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि जनता एक बार मौका देती है, बार बार नहीं देती। आप बताइए कैसे रहेगा चुनाव 2022 का? 2022 का चुनाव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो है नकारात्मक सरकार को जनता ने देख चुकी है। ये सब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों करनी कतनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी की सरकार 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। चाहे जहाँ देख लीजिए। ठीक है, आप बताइए कैसे रहेगी सरकार की? जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे 5 वर्ष चुनाव बीता, सभी लोगों ने देखा शिक्षा की क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है, महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आम जनमानस से अपील करना चाहता हूं, उसके साथ साथ अपने क्षेत्रीय विधायक उनको चुने जिनसे अपनी बातों को रख सकें और जिससे अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ अच्छा सुनहरा भविष्य सोच सकें। मैं आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय बहन जी की सरकार रही, उसमें महिलाओं की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ऐसी बिंदुएं थी जिसको आज भी लोग याद करते हैं। तो मैं सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और आम जनता के मन में भी है कि जिस तरीके से 4 बार बहन जी की सरकार रही, उसी तरीके से इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार आदिला बहन जी की बनाई जाएगी। और अयोध्यावासियों से सब विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विकास कार्यों में आदिला बहन जी ने अपना एक स्तंभ स्थापित किया था, उसी तरीके से विधानसभा क्या कहते हैं अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों को आम जनमानस से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आदिला बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने हेतु पूर्ण बहुमत से जिताएं और एक सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत एक संपूर्ण सरकार बनाएं। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? इस बार का चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हर बार के चुनाव से हटके होगा, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शिरकत कर रही है और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रही है। और इस नाते जितने भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, सब पे ये दबाव हो गया है कि वो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ें। और जो वर्तमान सरकार है वो भ्रष्टाचार पे फेल है। वो हमेशा समाज को जो है जाति और मजहब के नाम पे भड़काने का काम कर रही है, लोगों को समाज में जातिगत स्तर पे बांटने का काम कर रही है, जो अब आगे उनकी रोटियां चल नहीं पाएंगी, नहीं सेक पाएंगे वो। और जो जितने दल हैं जो फाइट में हैं, सबको आम आदमी पार्टी करारा जवाब देगी चुनाव में। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? इस 2022 में चुनाव बहुत ही अच्छा रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो काम हुआ है वो किसी शासनकाल में नहीं हुआ है।
हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचे, और जितनी भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं वो सही तरीके से पूर्ण नहीं हो रही हैं, कितने पेपर लीक कराए जा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से, आम जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी अयोध्यावासी हैं माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करें और एक अच्छी सरकार बनाएं, और शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ का अच्छा हो, यहाँ की रोडें अच्छी हों, और जो महिलाएं हैं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, जितने भी महिलाएं हैं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और अस्पताल में आप चले जाइए, दवा जो है उपलब्ध नहीं है, दवा जो है ब्लैक में बेची जा रही हैं, लेकिन आम जनमानस को उपलब्ध नहीं है दवा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, आप अपना ऐसा विधायक बनाइए जिसके सामने आप अपनी बात को रख सकें, बोल सकें, और सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचिए, जो हमारा भविष्य अच्छा रहे। जिस दिन हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य सही हो जाएगा उस दिन हमारा अयोध्या बहुत विकास करेगा। ठीक है, आप बताइए कैसे रहेगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम आलोक वर्मा जिलेदार है, और 2022 का चुनाव को लेकर मुद्दा सीधी बात, नो बकवास। मुझे ऐसा विधायक चाहिए जिसके बगल में बैठ सकूं, जिसे मैं अपनी बात को रख सकूं, बस इतनी सी बात कहनी है। मुझे ऐसा ही विधायक चाहिए। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा आपका चुनाव। तो ये जान लीजिए कि पहले बात मैं बता दूं, मैं जगदम्बा प्रसाद कसौदम, पूरा बाजार हमारा घर है, और देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ। नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने हमको नेता ना धन एता, ना माने नहीं एता माने इतबार, जिसका इतबार न हो वही बंधा है आज के समाज में नेता। ये जान लीजिए 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस भाजपा बराबर राज कर रही है। सापा बसपा भी बीच में आई, लेकिन वो भी सब भ्रष्टाचारी अपने अपने शासन में भरे हैं। जितना गुंडा राज, प्रधान, हत्या, डकैती कांग्रेस भाजपा सापा में हुई, किसी भी सरकार में नहीं हुई है। साथियों, हम भाइयों, हम एक पार्टी बनाए हैं फैजाबाद में, राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी। उस पार्टी में मतलब अध पिछड़ा दलित समाज की पार्टी है। जैसे हमारे बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिलती तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों ले जाते। अगर हमारे मरीज को सही इलाज मिलता तो हम अपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के लिए क्यों ले जाते। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस भाजपा सापा बसपा से अगर हमारी गरीबी रूपी बीमारी की इलाज हुई होती तो हमें फैजाबाद की धरती पर राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए फैजाबाद में हम लोगों ने राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी को जन्म दिया, और इसको हम प्रदेश में पूरा कायम करेंगे। और किसी पार्टी में दम नहीं है, सब में गुंडा राज है, हत्या अपहरण। क्या रहेगा चुनाव में, क्या रहेगा चुनाव में? हम लोगों का पूरा आ रहे हैं फैजाबाद में, और चुनाव लड़ेंगे और देखा जाए कि इसका 50% कैसे होता है। सापा कांग्रेस सब खाली नकारे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब की बदलाव चाहिए, और बदलाव के बाद ही कुछ सुधर पाएगा। आने वाले 27 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर वोट पड़ना है, अब देखना ये है कि जितने लोगों ने आज अभी हमारे चैनल के माध्यम से बोला है, क्या इनके इरादे नेक होंगे, या अगर वोट करने जाएंगे तो उसी को वोट करेंगे जिसको उन्होंने कह रखा है, ये उन्होंने समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सीधी बुलेटिन, अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री कैबिनेट अवधेश प्रसाद ने आज आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। काफिला निकालकर अपने आवास पहुंचने के बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। पूर्व मंत्री के सिवाय बाकी समर्थक बिना मास्क के नजर आए। बता दें कि आज पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने अपना पर्चा भरा। वैसे वो कलेक्टेड तो आए सादगी के साथ, लेकिन बाद में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने विकास कार्यों का अपने कार्यकाल में जो कराए थे उसका बखान किया। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और काफिला निकालकर अपने आवास पहुंचने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल अवधेश प्रसाद ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं मिल्कीपुर की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। क्या उपलब्धि और उपलब्धि है कि हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। 12 से 17 तक तमाम विकास की योजनाएं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़कों के संबंधित बनाया था। लेकिन अफसोस है कि जो हमारी योजनाएं थी, ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी योजनाओं पर पानी फेर दिया गया। कहने के साथ मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में टक्सरा
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टकसरा शानदार बिल्डिंग बनवाया। विधानसभा क्षेत्र रुदौली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दयानंद शुक्ला ने आज एक सेट में अपना पर्चा भरा। उनके साथ डॉक्टर निर्मल खत्री के अलावा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बाद में अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है। फिलहाल विकास को उन्होंने अपना प्रमुख मुद्दा बनाते हुए अपना पर्चा भरा। मैं अपने प्रिय नेता और हमारे पारिवारिक सदस्य जिनका हमें हमेशा ही मार्गदर्शन रहा, डॉक्टर निर्मल खत्री जी की पूर्ण कृपा और उनके आशीर्वाद से रुदौली विधानसभा क्षेत्र 271 से नामांकन कर रहा हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं सबसे तो ये होंगी कि हमें जो अपार स्नेह है, प्यार और लोगों का जो अपनत्व रुदौली में मिल रहा है। मुझे आज 11 दिन हुआ है टिकट मिले। 11 दिन टिकट मिलने में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। मैं आभारी हूँ अपने देव तुल्य रुदौली की जनता का, रुदौली के अपने भाइयों का, साथियों का, मित्रों का और तमाम सारे। गोसाईगंज 276 विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संत आलोक द्विवेदी ने भी आज अपना नामांकन पत्र भरा। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संत आलोक द्विवेदी ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अपना नामांकन किया। बाद में नामांकन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने आज अपना पर्चा भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत भरा। गोसाईगंज विधानसभा 276 से अयोध्या जनपद से चुनाव लड़ रहा हूं। इस विधानसभा से हमारे पिताजी कई बार विधायक रहे और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि निष्ठा का ये आलम था, ईमानदारी का ये आलम था कि उनके पास 2 कुर्ते से ज़्यादा कभी कर रहा ही नहीं। और बचपन से लेके मैं काफ़ी ग्रेजुएशन हो गया मेरा, साइकिल तक मुझे नहीं मिल पाई। और पिताजी को हमारे जनता वहाँ के संत के नाम से जानते थे, संत की उपाधि दी। और हम ईमानदार पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ गोसाईगंज विधानसभा में लगभग 15 साल से बाहुबलियों का कब्जा है और उसी के संघर्ष में हम लोग हैं। जनता के हक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चों की अच्छी स्कूल, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, दिल्ली मॉडल हमारा यूपी में भी लागू हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की सीटें निकलें। 300 यूनिट बिजली फ्री है। बेरोजगारों को 5,000 रुपया मिलेगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती। हर साल 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा। ये हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। और विशेष बात यह है कि सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, क्योंकि माँ बाप की सबसे ज़्यादा समस्या इस समय बच्चों की है। और माँ बाप ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख सके, जिसके लिए शहरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार की योजना ये है कि गांव में अच्छे से अच्छे जो। अयोध्या विधानसभा सीट से आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी ने भी आज अपना पर्चा भरा। अयोध्या विधानसभा सीट से आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी ने विजेंद्र त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कलेक्ट्रेट पहुंच करके उन्होंने एक सेट में आज अपना नामांकन पत्र भरा। उनके साथ 10 प्रस्तावक थे। नामांकन करने के बाद बाहर निकले विजेंद्र दत्त त्रिपाठी का कार्यकर्ताओं ने जहां स्वागत किया, वहीं उन्होंने पत्रकारों के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। 2012 में बनी है, उसी से हमने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया। क्या आगे प्राथमिकता होगी चुनाव में? सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ भूमि अधिग्रहण के शिकार हुए लोगों को उस सरकारी तंत्र से मुक्ति दिलाना है जिस पर वो बेघर होने जा रहे हैं। दूसरा, जो जनता को समझने वाली बात है कि यहीं पर सारा तंत्र बैठकर और राम मंदिर ज़मीन के नाम पे घोटाला कर रहा है, राम मंदिर चढ़ावे के नाम पे घोटाला कर रहा है, राम मंदिर ज़मीन खरीद के नाम पे घोटाला कर रहा है। ये सब बातें जनता को सोचना चाहिए कि जो उनकी आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी मलाई कौन लोग काट रहे हैं और उनको दंड कैसे दिया जाएगा।
इसलिए यह चुनाव मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है मेरा। कैसे सेट में किया आपने? एक सेट में नामांकन किया। आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं? सारे प्रस्तावक 10 प्रस्तावक हैं। चूंकि मैं यहीं कचहरी में ही अधिवक्ता भी हूं, तो अधिवक्ताओं की एक टीम है हमारे साथ। आपका कहाँ रहने वाले हैं? ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी नाम है, यहीं आपके शहर फैजाबाद का ही। पार्टी का नाम क्या? आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का। भाकपा प्रत्याशी सूर्यकांत पांडे ने भी अयोध्या विधानसभा सीट से आज नामांकन किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की क्षमता वामपंथी विचारधारा के पास है। उदार हिंदूवादी कट्टरपंथी हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आज सूर्यकांत पांडे ने भाकपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन किया है और किस विधानसभा से किया? आज मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अयोध्या विधानसभा से एक सेट नामांकन दाखिल किया है। क्या प्राथमिकता रहेंगी इस चुनाव में? इस चुनाव में हमारी प्राथमिकता सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को पराजित करना है। हमारी अपील है विभिन्न धर्मनिरपेक्ष दलों से कि चूँकि दुनिया में दो ही विचारधाराएं हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी, इस विधानसभा में दक्षिणपंथी पार्टी ने भाजपा को खड़ा किया है और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का जो सबसे बड़ा संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी, वो पूरी दुनिया में पूंजीवाद से लड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपील है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करें, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करने में मदद मिल सके। धन्यवाद। बीकापुर बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की वंदना करते हुए अधिवक्ताओं ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। बार एसोसिएशन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित सरस्वती वंदना कार्यक्रम में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश पांडे, पूर्व मंत्री ब्रह्मानंद मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष मैनुद्दीन आदि मौजूद रहे। आज मां सरस्वती बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, ज्ञानदायिनी की जो है देवी हैं। मां सरस्वती जी के जन्म दिवस पर जो है आज इनकी जयंती है, तो इस माँ के जन्म दिवस पर जो है जयंती पर हम बारिशों बीकापुर हमारा जो है उनकी जन्म दिवस पे जो है कार्यक्रम मना रहा है। और इस अवसर पर मैं जो है अभी सभी अपने अधिवक्ता साथियों को जो है माता जी के जन्मदिन पर जो है शुभकामनाएं देते हैं और माँ से कामना करते हैं कि अपनी सद्बुद्धि से जो है, अपनी बुद्धि से जो है हमारे अधिवक्ताओं में सद्बुद्धि आए, समाज में सद्बुद्धि आए और हमारा देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर। अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे ने आज फिर से 2 सीटों में अपना नामांकन किया। बता दें कि आज नामांकन करने पहुंचे सपा के प्रत्याशी अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत 2 सेटों में अपना पर्चा भरा। इससे पहले भी वह नामांकन कर चुके हैं। अयोध्या धाम में श्री रामलला के परिसर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गर्भगृह में विराजमान रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 56 व्यंजनों का भोग लगाया। बसंत पंचमी के मौके पर रामलला को स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया। बता दें कि दिल्ली से आए श्रद्धालु ने रामलला को 56 भोग अर्पण किया था। स्कूटी सवार व्यक्ति को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर चौकी अंतर्गत हौसला नगर कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप कुमार गुप्ता घर से स्कूटी से अपनी दुकान जा रहे थे कि पुष्पराज चौराहे के पास बोलेरो सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार को पुलिस पकड़ नहीं पाई।